अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री का टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, इंटरनल एनर्जी एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। रिमेनिंग टॉपिक्स ऑफ द लेक्चर नंबर 1, चैप्टर थर्मो केमिस्ट्री। बच्चे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंटरनल एनर्जी की बात करें। अ सिस्टम कंटेनिंग सम क्वांटिटी ऑफ मैटर हैज़ डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट इन इट। अगर किसी भी सिस्टम के अंदर मैटर की अगर थोड़ी बहुत भी क्वांटिटी मौजूद होगी तो हम बोलेंगे कि दैट सिस्टम हैज़ डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब वो एनर्जी डिपेंड करती है कि वहाँ पे मैटर की क्वांटिटी कितनी। और बच्चे, वो जो एनर्जी सिस्टम के अंदर होगी, इट विल बी द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑल द पार्टिकल कंटेन इन द सिस्टम। कि सिस्टम के अंदर जितने भी पार्टिकल हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी और उनकी पोटेंशियल एनर्जी का सम लेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, टोटल एनर्जी आ जाएगी। अब बच्चे, जो काइनेटिक एनर्जी हम बोलते हैं ये मोशन की वजह से होती है, और जो मोशन है वो ट्रांसलेशनल भी हो सकती है, रोटेशनल भी हो सकती है, वाइब्रेशनल भी हो सकती है। तो मतलब यहाँ पर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, इन तीनों का सम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो बच्चे, वैसे तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हम लेते हैं हाइट के रिलेटेड लेते हैं कि जिसकी हाइट जितनी ज़्यादा होगी तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी उतनी ज़्यादा। लेकिन यहाँ पर केमिस्ट्री में हम पोटेंशियल एनर्जी लेंगे बच्चे अकॉर्डिंग टू द अट्रैक्टिव फोर्सेज, कि जहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्सेज जितनी ज़्यादा होंगी तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। द पोटेंशियल एनर्जी अकाउंट्स फॉर ऑल टाइप्स ऑफ द अट्रैक्टिव फोर्सेज प्रेजेंट इन द सिस्टम। अब वो अट्रैक्टिव फोर्सेज बच्चे कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं, वो बॉन्ड भी हो सकते हैं, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड, और साथ में वंडरवाल फोर्सेज भी हो सकती हैं। मीन अगर हम अट्रैक्टिव फोर्सेज की बात करेंगे तो वहाँ से हमारे पास आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी, और अगर उनकी ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल मूवमेंट की बात करेंगे तो वहाँ से हमारे पास आ जाएगी इसकी काइनेटिक एनर्जी। आप दोनों बच्चे इन एनर्जीज का सम लेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाती है, एनर्जी, टोटल एनर्जी। अब यहाँ पर हम इंटरनल एनर्जी की डेफिनेशन भी यही करते हैं कि द टोटल ऑफ ऑल द पॉसिबल काइंड्स ऑफ एनर्जी ऑफ द सिस्टम। के सिस्टम के अंदर जितनी भी किस्म की एनर्जीज हैं उन सब का सम लेंगे तो वो किस को आ जाएगा, इंटरनल एनर्जी के आ जाएगा। और बच्चे, जो इंटरनल चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है, इट इज़ अ स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन मीन कि ये जस्ट इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है, ये पाथ पर डिपेंड नहीं करती। और बच्चे, जो इंटरनल एनर्जी होती है इसकी ई की हम एब्सोल्यूट वैल्यू को फाइंड नहीं कर सकते, हम जस्ट चेंज इन इंटरनल एनर्जी को फाइंड कर सकते हैं। और यहाँ पर ये देखें बच्चे, ये उन गैस के मालिक्यूल्स की ये उनकी ट्रांसलेशनल मोशन है, ये उनकी वाइब्रेशनल मोशन है, और ये उनकी रोटेशनल मोशन है। तो मतलब यहाँ पर वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होंगी। अब नेक्स्ट बच्चे, अगर हम बात करें, हमने लास्ट टाइम बात की थी कि अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो जो हीट होती है या वो सिस्टम में एब्जॉर्ब होती है या सिस्टम से इवॉल्व होती है। तो अब वो जो, अगर हम एनर्जी की बात करें कि अगर सिस्टम और सराउंडिंग में एनर्जी एक्सचेंज होना है, एनर्जी का ट्रांसफ़र होना है, तो वो एनर्जी जो है वो सिस्टम से लीव कर रही है या सिस्टम में ऐड हो रही है, तो बच्चे वो टू फॉर्म्स में फ़्लो करेगी। मीन जो एनर्जी है वो सिस्टम से सराउंडिंग में या सराउंडिंग से सिस्टम के अंदर जो एनर्जी ने ट्रांसफ़र होना है वो टू फॉर्म्स के अंदर होना है, या वो हीट की फॉर्म में ट्रांसफ़र होगी या वो वर्क की फॉर्म में ट्रांसफ़र होगी। मीन अगर सिस्टम से एनर्जी सराउंडिंग में जा रही है तो वो हीट की फॉर्म में जाएगी या वो वर्क की फॉर्म में जाएगी। और बच्चे, जो हीट होती है ये सिस्टम की प्रॉपर्टी नहीं होती, फिर ये क्या होगा, इट विल बी अ पाथ फंक्शन। आपको लास्ट टाइम बताया था, जो पाथ फंक्शन होता है वो पाथ फॉलोड पे डिपेंड करता है लेकिन स्टेट फंक्शन डिपेंड नहीं करता। तो अब हीट चूँकि वो पाथ फंक्शन है तो इस वजह से बच्चे वो पाथ पे भी डिपेंड करेगी। अगर हम बात करें बच्चे हीट की डेफिनेशन की बात करें तो इट इज़ द क्वांटिटी ऑफ एनर्जी that flows across the boundary of a system during a change in its state due to the difference between the system and surrounding। अगर सिस्टम और सराउंडिंग में टेम्परेचर डिफरेंस आएगा तो बच्चे उस टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जितनी क्वांटिटी ऑफ हीट फ्लो करेगी अक्रॉस द बाउंड्री उसे हम क्या बोलेंगे, हीट बोलेंगे। जैसे हमने लास्ट टाइम बात की थी बच्चे कि जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है तो फर्स्ट क्या होता है कि जो सिस्टम का टेम्परेचर होता है वो सिस्टम का टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से इंक्रीज़ हो जाता है। अब सिस्टम का टेम्परेचर कितना हो चुका है ज़्यादा, सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है, रूम टेम्परेचर, तो इस डिफरेंस की वजह से वो जो एनर्जी होगी वो हीट की फॉर्म में सराउंडिंग के अंदर क्या हो जाएगी, ट्रांसफ़र हो जाएगी, और हम बोलेंगे वो क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब बच्चे, अगर हम बात करें कि सिस्टम में हीट इवॉल्व हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है तो उसको इंडिकेट करते हैं हम क्यू के साइन के साथ। अब हमने कहा
एनर्जी ट्रांसफ़र होनी है टू फॉर्म में, एक हीट की फॉर्म में, एक वर्क की फॉर्म में। हीट की फॉर्म तो हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं वर्क। वर्क इज़ आल्सो फॉर्म इन विच एनर्जी इज़ ट्रांसफर फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। कि वर्क की फॉर्म में भी जो एनर्जी है वो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफ़र हो सकती है। अब बच्चे वर्क को हम कैसे डिफाइन करते हैं? प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है बच्चे? वो जूल होता है। अब वर्क भी डिफरेंट काइंड का हो सकता है, लेकिन केमिस्ट्री के अंदर हम जिस वर्क की बात करेंगे वो बच्चे वो हमारे पास होगा प्रेशर वॉल्यूम वर्क। प्रेशर वॉल्यूम वर्क। अब अगर हम एक केमिकल रिएक्शन की बात करें और हम कहेंगे कि केमिकल रिएक्शन के अंदर जो गैस है वो इवॉल्व हुई है, मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन था वहाँ पे गैस प्रोड्यूस हुई, तो गैस की वजह से जो सिस्टम हो जाएगा बच्चे वो क्या कर जाएगा? एक्सपैंड हो जाएगा। मीन मतलब वहाँ पर इस केस के अंदर क्या हो रही है? एक्सपेंशन हो रही है। अब जब एक्सपेंशन हो रही है मतलब किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान गैस इवॉल्व हुई और उसकी वजह से क्या हो गई है? एक्सपेंशन हो गई। तो जब बच्चे याद रखना है कि जब एक्सपेंशन होगी तो उस वक्त हम बोलेंगे वर्क डन बाय द सिस्टम, कि सिस्टम ने खुद काम किया जिसकी वजह से वो क्या हो गया? एक्सपेंड हो गया। अब अगर इस सिस्टम के लिए अगर हमने वर्क की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि हम प्रेशर वॉल्यूम वर्क की बात कर रहे हैं, तो बच्चे इसका फार्मूला क्या आएगा? डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी। अब बच्चे ये प्रेशर वॉल्यूम वर्क है, यहाँ पर देखें वैसे हमने वर्क का फार्मूला क्या लेते हैं? एफ एस। तो मीन यहाँ पर प्रेशर वॉल्यूम वर्क के अंदर वो फोर्स क्या बन चुकी है? प्रेशर। और वो डिस्टेंस क्या बन चुका है? चेंज इन द वॉल्यूम। और बच्चे जो वर्क होता है ये भी स्टेट फंक्शन नहीं होता, ये भी पाथ फंक्शन होता है। मीन ये भी पाथ पर डिपेंड करता है। और अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, अगर वर्क डन बाय द सिस्टम होगा तो उसकी वैल्यू नेगेटिव होगी। अभी हमने बात की एक्सपेंशन, हमने कहा एक्सपेंशन में वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, तो उसी वजह से यहाँ पे बच्चे हमने साथ में साइन क्या लगा दिया? नेगेटिव। दिस नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट द वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम। हीट की बात करें तो हीट अगर सिस्टम में एब्जॉर्ब होगी, ऐड होगी तो साइन पॉजिटिव होगा, अगर इवॉल्व होगी तो साइन नेगेटिव होगा। इसको बच्चे हम ऐसा भी कह सकते हैं, देखिए लेट्स सपोज हमारे पास ये सिस्टम है, अगर हम सिस्टम पर वर्क डन करें, दिस इज़ द वर्क डन ऑन द सिस्टम, ऑन द सिस्टम वर्क डन करें, वर्क पॉजिटिव। सिस्टम में हीट ऐड करें, हीट भी पॉजिटिव। ठीक हो गया। अब इसी तरह अगर हम एनर्जी की बात करें या अगर हम बात करते हैं वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, तो बच्चे इसके लिए साइन क्या लगाएंगे? नेगेटिव। इस तरह अगर सिस्टम से हीट इवॉल्व हो रही है तो उसके लिए भी साइन क्या लगा देंगे? नेगेटिव लगा देंगे। तो इस डायग्राम से भी आप याद रख सकते हैं, वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव, वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव। चूँकि यहाँ पे एक्सपेंशन हो रही थी, एक्सपेंशन की वजह से अब यहाँ पर देखिए जैसे कैल्शियम कार्बोनेट प्लस 2HCl ऐड करेंगे, कैल्शियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? गैस। उस गैस की वजह से सिस्टम का वॉल्यूम क्या कर जाएगा? एक्सपेंड हो जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम आएगा। तो उस वो जो एक्सपेंशन है उसे हम क्या बोलेंगे? वर्क डन बाय द सिस्टम। तो जिसकी वजह से वहाँ पर इक्वेशन के अंदर हम क्या कौन सा साइन लगा रहे हैं? नेगेटिव साइन लगा रहे हैं। और ये नेगेटिव साइन किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है? वर्क डन बाय द सिस्टम। नेक्स्ट बच्चे बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स को। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स को हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलते हैं। इसके अकॉर्डिंग बच्चे एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। और यहाँ पर बच्चे यही होता है, हम कह सकते हैं कि जो सिस्टम होता है वो एनर्जी को डिस्ट्रॉय या उसको क्रिएट नहीं करता, बल्कि उसको इन्वायरमेंट के साथ क्या कर लेता है? एक्सचेंज कर लेता है। और वो जो एनर्जी इन्वायरमेंट के साथ एक्सचेंज होनी है वो किस फॉर्म में होनी है? इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड वर्क। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि जो इंटरनल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी या एनर्जी चेंज इज़ द सम ऑफ हीट एंड वर्क। क्योंकि हमने कहा कि सिस्टम ने इन्वायरमेंट के साथ जो एनर्जी एक्सचेंज करनी है वो किस फॉर्म में करनी है? हीट की फॉर्म में, वर्क की फॉर्म में। तो हम ये कह सकते हैं कि चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू द सम ऑफ हीट एंड वर्क। और आपने ये बात भी याद रखनी है कि बच्चे जो टोटल अगर एनर्जी की बात करेंगे, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड सराउंडिंग, तो बच्चे वो हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। और ये लास्ट में एमसीक्यूज भी आ चुके हैं, सेम टू सेम बच्चे यही लाइन आएगी, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड सराउंडिंग रिमेन कांस्टेंट। अब बच्चे यहाँ पर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर हमारे पास एक गैस इनक्लोज है, वहाँ पे एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन मौजूद है। जब उस सिस्टम के अंदर अगर हम क्वांटिटी ऑफ हीट सप्लाई करेंगे, मतलब सिस्टम के अंदर अगर हम हीट ऐड करेंगे तो उसकी इंटरनल एनर्जी वो चेंज हो जाएगी, वो E1 से चली जाएगी E2, और जो पिस्टन है वो मूव कर जाएगा अपवर्ड। तो अगर हमने चेंज इन इंटरनल एनर्जी फाइंड करनी है
तो बच्चे आएगी E2 माइनस E1, क्योंकि हमने कहा था इसकी हम एब्सोल्यूट वैल्यू को फाइंड नहीं कर सकते, चेंज इन इंटरनल एनर्जी को फाइंड कर सकते हैं। तो E2 माइनस E1 किस कहलाएगा, Q प्लस W, क्योंकि हमने कहा था जो एनर्जी जो एक्सचेंज होनी है वो होनी है इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड वर्क। अब यहाँ पर बच्चे जो Q है वो किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब। तो हमने कहा था कि जब हीट सिस्टम के अंदर ऐड होगी तो उसके लिए साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और बच्चे जो V है, W यहाँ पर आना था कि W इज़ द वर्क डन बाय द सिस्टम इन मूविंग द पिस्टन। अब बच्चे अगर वो वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है तो उसके लिए साइन क्या लगाएंगे, नेगेटिव लगाएंगे। अब प्रेशर वॉल्यूम वर्क के लिए, अब ये इक्वेशन वैसे तो नॉर्मली क्या थी, डेल्टा E इज़ इक्वल टू Q प्लस W थी। तो अब W की वैल्यू हमने क्या पहले पुट करनी है, माइनस पी डेल्टा वी। वाई माइनस पी डेल्टा वी, बिकॉज यहाँ पर बच्चे एक्सपेंशन हो रही है और यहाँ पर वर्क डन बाय द सिस्टम है, उसके लिए साइन हम नेगेटिव लगाते हैं। फिर ये क्वेश्चन क्या बन जाएगी, Q माइनस पी डेल वी। बच्चे ये हमारे पास इसकी क्वेश्चन आ जाएगी। और बच्चे अगर हम हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करें, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो बच्चे मतलब उस वक्त फिर वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, तो फिर डेल वी की वैल्यू क्या होगी, वो ज़ीरो होगी। तो अगर हम यहाँ पर डी वेल की वैल्यू डेल वी की वैल्यू ज़ीरो पुट करें, मतलब हमारे पास क्या था, पी डेल वी की अगर वैल्यू ज़ीरो हो तो वो पी से मल्टीप्लाई होगा तो वो भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो। फिर हमारे पास बच्चे रिमेनिंग इक्वेशन क्या बन जाएगी, डेल ई इज़ इक्वल टू क्यू वी। तो बच्चे ये इक्वेशन किस चीज़ को इंडिकेट कर रही है कि अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट चेंज करेंगे, हीट एक्सचेंज करेंगे, सिस्टम के अंदर हीट ऐड करेंगे, तो वो हीट उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी क्या कर देगी, इंक्रीज़ कर देगी। दोबारा सुन लें, ये इक्वेशन किस चीज़ को इंडिकेट कर रही है, अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम पर सिस्टम के अंदर हीट ऐड करेंगे तो वो उसकी इंटरनल एनर्जी को चेंज कर देगी। या हम ये भी कह सकते हैं कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज़ इक्वल टू द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।